गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो हम लोग एडुटेरिया टेस्ट सीरीज 3 पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग चैट टेस्ट 4 को कंप्लीट करेंगे, वो भी 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस को। इसमें क्लास 11th और 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1, 2, 3 टेस्ट अच्छे से रिवीजन कर लिए होइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। किस हड़प्पाई स्थलों पर नहरों का अवशेष मिला है? तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें है सोर्तुगई, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा सोर्तुगई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसका सेकेंड क्वेश्चन। हड़प्पाई वस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है? सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। सामान्यतः बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए और दोनों के दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन के अवधारणा के सबूत मिलते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो अब इसका सत्य कथन क्या होगा? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2, 3, 4 सभी होगा। इसमें से 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों होगा। क्या करा? समाधानों में मृत्यु उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। बिल्कुल सही है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं, ये भी सही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थानों का मिलान करना है। तो क्वेश्चन है शंख, लाजवर्द मणि, तांबे, सोना, ये सब कहाँ कहाँ से मिला है इसको हम देखते हैं। तो शंख बालाकोट से मिला है, एक का ये होगा। लाजवर्द मणि सोर्तुगई से मिला है। तांबे आपको खेतरी से मिला है और सोना दक्षिण भारत से मिला है। तो बिल्कुल सही है। शंख बालाकोट, तांबा खेतरी जो राजस्थान में है, सोना दक्षिण भारत में और लाजवर्द मणि सोर्तुगई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। इसमें केवल और केवल ए होगा। हड़प्पा व्यापार समुद्री मार्ग से भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली के अनुसरण करते थे। सत्य कथन का चयन करना है। केवल 1, 2 या 1, 2 दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो इसमें से न 1 होगा और न 2 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें।
हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका क्या होगा? नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, यह इसलिए अंत हो गया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत हो गया, या हड़प्पाई बस्तियां की संख्या, इसका आंसर होगा अब असत्य कथन में, तो इसकी बस्तियों की संख्या कम हुई, ये गलत है। इसका अंत होने के कारण था कि नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, हड़प्पा स्थलों का भौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा, इसकी सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत हो गया, ये सब कारण था। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? S.N. राव, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखा हुआ है S.N. राव का, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजकर्ता, इसको मिलाना है, कौन किसको खोजा? S.R. राव, V.V. लाल, M.R. मुगल या R.S. बिष्ट, किसका कौन खोजा है ये देखना है। तो S.R. राव किसको खोजा है? तो लोथल को S.R. राव खोजा है। B.V. लाल कालीबंगा का खोजा है। तो हमारा एक का B हो गया और B का A हो गया, ठीक है। अब आ गया M.R. मुगल बहावलपुर को खोजा है। R.S. बिष्ट धौलाधर को खोजा है। इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। 8-10 नाम है, 8-10 जगह है, जिसको अच्छे से नाम के साथ याद रहे तो अच्छा रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? जेम्स प्रिंसप। प्राचीन अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन अभिलेखों के संबंध में, प्राचीन अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे, तमिल भाषा में भी अभिलेख मिले हैं, तो इसका सत्य कथन का चयन करना है, कौन से होगा? इसका केवल और केवल बी होगा। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, लेकिन प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे थे, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में मिले हैं, सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका केवल और केवल एक होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, बिल्कुल सही है। अब पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा मिले, ये पूर्वोत्तर नहीं पश्चिमोत्तर में होंगे, इसलिए एक गलत हो, 2 गलत है, 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तक्षशिला, काशी, तोसली, सुवर्णगिरी। इसमें काशी नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति यह एक बृहद शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी है। इसका न 1 होगा और न ही 2 होगा। तो अब हम लोग आएंगे सीधे 15 नंबर क्वेश्चन पे। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? जातक कथाएं पाली में लिखी गई है। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया है। पुरुष सूक्त जिसे चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से है? पुरुष सूक्त किस वेद से है? ऋग्वेद से है। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संग में प्रवेश करने के विरुद्ध थे और जिन बौद्ध भिक्षुणियों ने निर्माण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। तो इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? इसका होगा 1 और 2 दोनों सही। 19 नंबर क्वेश्चन में अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? अल-बरूनी को तो धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नताओं, सॉरी इसका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि भाषा में था और धार्मिक असंताओं में होता। बिल्कुल सही। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इब्न बतूता द्वारा ऑप्शन है भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थे, अश्व डाक व्यवस्था और उलुक, जिसे उलुक कहा गया। एक था पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। सत्य कथन का चयन करना है। इसका तीनों के तीनों सही होगा। क्या है? भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था था, एक अश्व डाक व्यवस्था जिसको उलुक कहा गया, एक पैदल था जिसको दावा कहा गया। पैदल था जो अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होता था, इसीलिए ये तीनों के तीनों सही होगा। नेक्स्ट है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा फ्रांसवा वर्नियर। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? मॉन्टेस्क्यू का लिखा हुआ है। मॉन्टेस्क्यू का लिखा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमानों पर होता था। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमानों पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था। वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा। सत्य कथन का चयन करना है 23 नंबर क्वेश्चन का। इसका 1 और 2 और 3 सभी के सभी सही होगा, क्योंकि मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। बिल्कुल सही है। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था, भी सही है। वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन जो है उसके बारे में बताना है। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। ये केवल 2 होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करना है। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। हालांकि वे स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता को न अपनाकर पितृसत्ता को विचार पर बल दिया। इसमें से कौन सही होगा? तो केवल और केवल एक सही होगा। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपना लिया था। बिल्कुल सही। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार, कुरान और सुन्ना जिसे पैगंबर के व्यवहार कहा जाता है, कि बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की है। सूफी मत के बारे में कहता है कि धर्माचार्यों द्वारा कुरान और सुन्ना
की बौद्धिक व्याख्या को आलोचना की है और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें 1 और 2 दोनों होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? तो रैदास थे। मीरा के गुरु रैदास थे। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने किया? हम्पी, कैंपबेल, जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी, थॉमस हिक्की। कॉलिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज मैकेंजी ने किया था। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? कांचीपुरम, शांतिपुरम, मदुरई, नगलमपुरम। नगलपुरम। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आएंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। कह रहा है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पही काश्त। कहता है खुद काश्त और पाही काश्त। पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। इसमें सत्य कथन का चयन करें। 31 नंबर में इसका तीनों का तीनों सही होगा। 32 नंबर में मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। सत्य कथन को चयन करना है। इसका 1 और 2 दोनों सही। असम में पायक करा है। असम में पायक कौन थे? असम में जमीन के बदले सैनिक, सेवा देने वाले, खेतिहर मजदूर, घुड़सवार सैनिक, बड़े जमींदार। ये थे जमीन के बदले सैनिक, सेवा देने वाले को पायक कहा जाता था असम में। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर के लिए निर्धारित रकम जो जमा कहा जाता था। कर के लिए निर्धारित रकम जो जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। इसमें सत्य कथन कौन से होंगे? इसमें केवल 1 और 2 होगा, जिसमें खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही अदा कर सकता था। ये गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इनके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। जमींदार
की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंधन करने तक सीमित थी। तो इसका असत्य कथन केवल और केवल सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी, बिल्कुल सही। केवल 1 और 3 होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में जोतदार किसे कहा जाता था? जोतदार किसे कहा जाता था? तो धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। 38 नंबर, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का नियंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़ियाँ जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। संथालों से अंग्रेज़ों का अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था। संथाल अंग्रेज़ों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल और असत्य। जैसे कि संथाल अंग्रेज़ों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ये गलत है। 39 नंबर में देखते हैं राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया था? 1830, 1833, 1832 या 1836 में? ये हो जाएगा 1832। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? सत्य कथन, संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण या सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण? बिल्कुल सही, इसका दोनों के दोनों सही कथन होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन कानून सत्य कथन, इसे अंग्रेज़ों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 और 1 और 2 दोनों। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था? दक्कन दंगा 1878। क्या होगा? 1878। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका होगा गोनू। 43 का गोनू। अब आते हैं हम लोग सीधे 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। बहुत अच्छा बात क्वेश्चन है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बात करें। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया। 44 का इसका ना 1 होगा और ना 2 होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सहायक संधि असत्य। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार किया गया। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे।
सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता है। 45 नंबर का होगा बिल्कुल असत्य, यही होगा। 46 नंबर में देह से जान जा चुकी थी, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? अवध के विलय के बारे में, अवध के विलय के बारे में कहा गया। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन अवध के विलय के लिए हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था? एक मुश्त 1856 में। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था 1856 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बरौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। और सत्य कथन क्या होगा? इसमें केवल और केवल 2 होगा। 49 नंबर में देखते हैं, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। आरोही क्रम में करना है। चंपारण का नील आंदोलन, अहमदाबाद का मिल आंदोलन, खेरा आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध। 49 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा, पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। 50 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखा था? गांधी जी का जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखा था? मार्क हेनरी, लुई फिशर, कार्ल शेपर्ड, अलेक्जेंडर मिल। लुई फिशर। ओके दोस्तों, आज हम लोग ने टेस्ट 4 का 50 क्वेश्चन देखें और कल हम लोग फिर देखेंगे 50 से 100 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे कल। ओके, थैंक यू। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।